फिल्म की कहानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक एजेंट हमजा मज़ाहरी के बारे में है, जो पाकिस्तान के कराची शहर के खूंखार अंडरवर्ल्ड लियारी गैंग में घुसकर आईएसआई और टेरर नेटवर्क को अंदर से ख़त्म करने के मिशन पर है, जो भारत पर हुए आतंकी हमलों के पीछे है। ये फिल्म 1999 के कांधार हाईजैकिंग और 2001 के संसद हमलों जैसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें गैंगस्टर रहमान डकैत और आईएसआई के मेजर इकबाल जैसे किरदारों के साथ भारतीय जासूसों के संघर्ष को दिखाया गया है। ये कहानी 7 to 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और पहला चैप्टर है द प्राइस ऑफ पीस, यानी कि भारत ने शांति बनाए रखने के लिए उसकी क्या कीमत चुकाई थी। कहानी शुरू होती है कांधार एयरपोर्ट के प्लेन हाईजैकिंग से। ये घटना 30 दिसंबर 1999 को हुई थी। उस समय भारत के विदेश मंत्री देवव्रत कपूर थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल। आतंकवादियों की डिमांड थी कि भारत की जेलों में बंद उनके 36 साथियों को छोड़ा जाए, लेकिन नेगोशिएट करने के बाद 3 साथियों को $10 बिलियन पैसेंजर्स के बदले दिया जाना तय हुआ। अब इस घटना के बाद अजय सान्याल भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान के कोर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए एक प्लान के साथ फाइल देता है। सीन यहाँ से कट होकर 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम उसी आतंकवादी जहूर मिस्त्री को देखते हैं जो हमें प्लेन हाईजैकिंग में दिखा था। अब पार्लियामेंट अटैक के बाद विदेश मंत्री फिर से अजय सान्याल के साथ मीटिंग करते हैं और 2 साल पहले जो फाइल आइडियाज़ के साथ उसने मंत्री जी को दी थी, उस पर वो सान्याल के साथ डिस्कस करते हैं और उनमें से उन्हें धुरंधर वाला आइडिया पसंद आता है और मिशन धुरंधर शुरू करने के लिए वे सान्याल से कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2, जब हमारा धुरंधर हमजा पाकिस्तान में एंट्री लेता है और वहाँ पर वो सीधा कराची शहर के लियारी टाउन में पहुँचता है, क्योंकि लियारी ही आतंकवाद का केंद्र है। जिसने लियारी पर कब्जा किया उसका पूरा कराची शहर होगा और जिसका पूरा कराची शहर होगा वो पाकिस्तान पर राज करेगा। लियारी में 3 गैंग्स एक्टिवेटेड हैं, एक अरशद पप्पू, एक बाबू डकैत और रहमान डकैत। इन तीनों में से रहमान डकैत सबसे ज़्यादा खतरनाक है और लियारी का सबसे ज़्यादा हिस्सा उसी के अंदर आता है। ऐसा कहा जाता है कि रहमान बाबू डकैत की नाजायज़ औलाद है और जब रहमान को इस बात का पता चलता है तो वो उसी दिन अपनी माँ को मार देता है। अब फिर से चलते हैं हमजा की और हम जो पाकिस्तान में एंट्री ले चुका है और वो एक जूस की दुकान पर पहुंचता है। उस दुकान का मालिक उस्मान भी एक इंडियन स्पाई एजेंट ही है जो पाकिस्तान में काम करता है। हमजा उससे कोई काम मांगता है करने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन हमजा वहाँ से जाता नहीं है और उसकी दुकान के बाहर ही भटकता रहता है। शाम को बाबू टिकैत के आदमी हमजा को परेशान करने लगते हैं, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज़ से वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब कुछ वो जूस वाला भी देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि हमजा भी एक स्पाई है और दूसरे दिन वो उसको काम पर रख लेता है और वो उसकी दुकान पर काम करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता रहता है ऐसे ही और 1 साल गुजर जाता है और अब तक वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो रहमान की गैंग में शामिल हो सके। और यहाँ से होती है चैप्टर 3 की शुरुआत। इस पार्ट में हम देखते हैं कि अरशद पप्पू की गैंग में शामिल भारतीय स्पाई रिजवान के थ्रू हमजा को पता चलता है कि एक शादी में बाबू डकैत रहमान के बड़े बेटे नईम को मारने वाला है और रिजवान हमजा को बताता है कि अगर वो नईम को बचा लेता है तो वो बड़ी आसानी से रहमान की गैंग में शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें जान का जोखिम भी है। पर हमजा कहता है कि वो उसे बचा लेगा। अब होता ये है कि शादी वाले दिन रहमान के बड़े बेटे के साथ अनएक्सपेक्टेडली रहमान का छोटा बेटा भी वहाँ पहुँच जाता है और बाबू डकैत के आदमी भी उनको मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हमजा उन दोनों को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नईम को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हमजा छोटे बेटे के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि नईम अभी ज़िंदा है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल लेके जाता है ताकि वो रहमान के सामने ऐसा बता सके कि उसने उनको बचाने की पूरी कोशिश की। अब जब रहमान बड़े बेटे की मौत पर हॉस्पिटल पहुंचता है तो छोटे बेटे को ज़िंदा देखकर वो हमजा को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा मना कर देता है और वो उनसे कहता है कि उसे काम चाहिए, क्योंकि हमजा ने रहमान के छोटे बेटे को बचाकर उसका भरोसा जीत लिया था, इसीलिए वो उसे काम पर रख लेता है। रहमान के बेटे की मौत की खबर सुनकर वहाँ का एमएलए जमील भी हॉस्पिटल पहुँचता है और रहमान को बाबू डकैत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मना करता है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं और इसका उनके इलेक्शंस पर बुरा असर पड़ सकता है। अब रहमान भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उनको सरकार से ही फंडिंग मिलती है। रहमान हमजा को रहने के लिए घर देता है
और उसके आदमी उसके सारे इलीगल कामों के बारे में उसे बताते हैं, जैसे नकली बंदूकें बनाना जिन्हें वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, कच्ची शराब, किडनैपिंग, डकैती, कत्ल करना वगैरह वगैरह। अपने बेटे की मौत का बदला न ले पाने के कारण रहमान बहुत अशांत और दुखी था और वो अपने आदमियों से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो सभी उसे इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से बदला न लेने के लिए कहते हैं, लेकिन हमजा रहमान को कहता है कि बदला लेने का सही समय ही यही है, इलेक्शन से पहले, क्योंकि इस समय वो सारे निडर घूम रहे होंगे। और रही इलेक्शन की बात, तो बाबू डकैत के हटने के बाद आपका एरिया ऑटोमेटिक भर जाएगा और आपकी जीत इलेक्शन में पक्की हो जाएगी। रहमान को हमजा का आइडिया बहुत पसंद आता है और उसके आदमी बाबू डकैत के आदमियों को चुन चुन कर मार डालते हैं और रहमान खुद जाकर बाबू डकैत को बुरी तरह से मारता है और ये दृश्य मूवी में बहुत ही खौफनाक दिखाया गया है। और यहाँ से होती है चैप्टर 4 की शुरुआत। हम देखते हैं कि जमील इलेक्शन जीत चुका है और विक्ट्री स्पीच दे रहा है और तभी होती है एंट्री रहमान की और पब्लिक का रिएक्शन देखकर हम समझ पाते हैं कि लियारी की जनता रहमान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि बुरे काम करने के साथ साथ रहमान ने लियारी की डेवलपमेंट के लिए बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। वहीं पर रहमान की मुलाकात दो बड़े बिजनेसमैन खनानी ब्रदर्स से होती है, जो रहमान को लियारी में उसका दबदबा देखकर पॉलिटिक्स में उतरने की सलाह देते हैं, जिसे रहमान मान लेता है। और वहीं पर हमजा की मुलाकात जमील की बेटी यलीना से होती है, जिसे वो थोड़ी कोशिश करने के बाद पटा लेता है और उसके साथ समय बिताने लगता है। एक दिन हमजा को पता चलता है कि खनानी ब्रदर्स को भारत के 500 और 1000 रुपये बनाने वाली प्लेट्स कहीं से मिल गई हैं और इन प्लेट्स के साथ वह बहुत ज़्यादा नोट्स बना रहा है और इन नकली नोटों को वो असली नोटों के साथ किसी तरह भारत में मिक्स कर देता है। वो इस खबर को किसी तरह भारत पहुंचा देता है और अजय सान्याल भी इस पर गहनता से जांच करने के आदेश देता है। अब इसके बाद खनानी ब्रदर्स रहमान को आईएसआई मेजर इकबाल से मिल पाते हैं। इकबाल रहमान को बहुत मात्रा में असली बंदूकों के ऑर्डर्स देते हैं, लेकिन रहमान का आदमी बताता है कि वो केवल नकली बंदूकें ही बनाते हैं। तो इस पर इकबाल उन्हें सलाह देता है कि उन्हें बलूच यूनाइटेड फोर्स के रिबल लीडर शेरानी से ये सारा सामान मिल जाएगा। वो उनसे खुद वो सामान नहीं ले सकता क्योंकि बलूच जो हैं वो एसआई के साथ ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और शेरानी आसानी से ये सारा सामान रहमान को दे देगा क्योंकि रहमान को वो बलूचों का मसीहा समझते हैं। रहमान क्योंकि वो खुद बलूच हैं, वो अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इसीलिए वो इकबाल को वो सारा सामान देने से मना कर देता है। लेकिन बाद में जब इकबाल कहता है कि वो प्रेसिडेंट से कहकर उसे सियासत में गद्दी दिलवा सकता है, तो वो लालच में आकर हाँ कह देता है और उसे ये सारा सामान 3 अक्टूबर से पहले पहले चाहिए। यानी हो सकता है कि 3 अक्टूबर को उसने कुछ बड़ा करने का सोचा हो। और अब आगे जब जमील को पता चलता है कि रहमान भी सियासत में उतरने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रहमान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है और इसके लिए वो किसी को फ़ोन भी करता है। यहाँ से होती है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत और हम मिलते हैं एसपी असलम चौधरी से, जो कुंडू को बहुत बुरी मौत देता है और वो किसी बड़े साहब के लिए काम करता है। उसको तभी कॉल आती है समीर जमाली की, जो उसको मिलने के लिए बुलाता है। एसपी असलम चौधरी पिछले 7 सालों से सस्पेंड है और उसे जमाली ने ही सस्पेंड करवाया था और अब वो असलम की रिपोस्टिंग लियारी में करवाना चाहता है ताकि वो सारे गुंडों का सफाया कर सके और लियारी को साफ कर सके। जमाली का मुख्य उद्देश्य रहमान को रास्ते से हटाना है ताकि उसकी सियासती ताज में कोई रुकावट ना आ पाए। इसके लिए असलम मान भी जाता है, लेकिन वो उसके सामने शर्त रखता है कि उसके काम में जमाली भी कोई दखल नहीं देगा और उसकी टास्क फोर्स वो खुद चुनेगा, क्योंकि लियारी में पोस्टेड अधिकतर पुलिस वाले रहमान के साथ मिले हुए हैं और वो कभी भी असलम को भी मार सकते हैं और वो अपना काम करने के लिए एक खुफिया जगह रखेगा ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चल सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रहमान शिरानी से मिलने के लिए बलूचिस्तान जाता है और शिरानी भी बंदूकें देने के लिए मान जाता है। वहीं हम देखते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस को अब तक पता चल चुका है कि 3 अक्टूबर को कुछ बड़ा होने वाला है और वहीं उन्होंने ये भी पता लगा लिया है कि 500 और 1000 की प्लेट्स को जब भारत से बाहर कुछ चेंजेस के लिए लेकर जाया गया था, तो प्लेन में कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से दुबई में उन प्लेट्स को उतारा गया था,
तो और वहीं पर उनका सौदा खनानी ब्रदर्स के साथ हुआ था। आगे हम देखते हैं कि बंदूकों को डिलीवर करने के लिए रहमान जब अपने बंदों के साथ निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके बेटे की तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है और वो अपनी वाइफ और एक दो आदमियों के साथ हॉस्पिटल इमरजेंसी में निकल जाता है और बाकी लोगों को बंदूकों को लेकर इकबाल के पास पहुंचने के लिए कहता है। एक तरफ रहमान जो कि घर से अकेला एक दो बंदों के साथ निकला था, आगे एसपी असलम की ट्रैप में फंस जाता है और दूसरी ओर हमजा को इकबाल से पता चलता है कि 3 अक्टूबर को जो उन्होंने भारत पर हमला करने का प्लान बनाया था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि किसी ने हमले की सूचना भारत तक पहुंचा दी है और उसे उस जासूस के बारे में भी पता चल गया है जिसने ये सूचना वहां तक पहुंचाई है। और इकबाल हमजा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, और ये सुनकर हमजा के फेस की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और यही होता है नेक्स्ट चैप्टर शुरू। आगे हम देखते हैं कि इकबाल हमजा के सामने ही उस जासूस को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है और ये दृश्य भी बहुत खौफनाक है। और दूसरी ओर रहमान को एसपी असलम पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है और उसका एनकाउंटर करने के लिए उसे जंगल की तरफ लेके जाता है। इस दौरान ये सारी खबर हमजा और रहमान के आदमियों तक पहुंच जाती है और उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि असलम पक्का रहमान का एनकाउंटर कर देगा, इसलिए वो सबसे पहले उस रहमान के कुक को पकड़ते हैं जिसने रहमान के बेटे के खाने में कोई जहरीली चीज़ मिलाई थी। उसे बहुत ज़्यादा मारने पीटने के बाद वो बताता है कि अरशद पप्पू के कहने पर उसने ऐसा किया था। इसी बीच हमजा को यलीना का वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो देखता है कि जमील, अरशद पप्पू और असलम तीनों बैठकर रहमान को मारने का प्लान बना रहे थे। हमजा को जब यलीना ने बताया था कि उसके पिता से मिलने के लिए असलम उसके घर आता है, तो हमजा ने ही यलीना को उन दोनों पर नज़र रखने के लिए कहा था और इसीलिए यलीना ने ये रिकॉर्डिंग की थी। मैसेज देखने के बाद हमजा यलीना को उसके घर जाने के लिए कहता है और तब तक घर से बाहर निकलने के लिए मना करता है जब तक कि वो खुद घर ना आ जाए, और यलीना भी हमजा के घर चली जाती है। अब ये वीडियो भेजकर वो जमील को ब्लैकमेल करता है कि रहमान उसे जिंदा चाहिए, नहीं तो वो ये मीडिया में दे देगा, और अब उसकी बेटी यलीना की ज़िंदगी भी उसके हाथों में है। जमील जो कि वीडियो देखकर डर गया था, वो जानता था कि अगर ये वीडियो मीडिया में आ जाती है तो उसकी सारी छवि खराब हो जाएगी, इसीलिए वो असलम को फ़ोन करके एनकाउंटर रोकने के लिए कहता है, लेकिन असलम उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए जमील दोबारा से हमजा को फ़ोन करके सारी बात उसे बताता है। तो इस पर हमजा जमील से असलम के खुफिया अड्डे के बारे में पूछता है और वो उसके अड्डे पर पहुंचकर असलम के पुलिस वालों को बुरी तरह से मारता है और उसकी वीडियो बनाकर असलम को भेजता है और एनकाउंटर रोकने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसके सभी पुलिस वालों को जिंदा जला देगा, ऐसी धमकी देता है। अब मजबूर होकर असलम को रहमान को छोड़ना ही पड़ता है। अब आगे होता है नेक्स्ट चैप्टर शुरू। अब आगे हम देखते हैं कि रहमान के छोड़ने पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रहमान का भरोसा भी हमजा पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सबके बाद जब हमजा घर पहुंचता है तो यानी को उसका इंतज़ार करते हुए पाता है। नेक्स्ट डे हमजा देखता है कि इकबाल को जो बंदूकें दी गई थी उसने उनका यूज़ करके मुंबई में हमला करवा दिया है और हमले की खबर लगातार न्यूज़ में दिखाई जा रही है। और इस हमले की खबर देखकर इकबाल, रहमान, खनानी ब्रदर्स और बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और इकबाल रहमान को बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रहा था, क्योंकि उसी की दी हुई बंदूकों की वजह से आज वो ये सब कुछ कर पाया है। और ये सब देखकर हमजा बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन उनके सामने वो कुछ कर नहीं सकता था। उस दिन वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और उस्मान से मिलता है और उसे बोलता है कि उसने हमले की खबर इंडिया तक पहुंचा भी दी थी, लेकिन फिर भी वो इस हमले को नहीं रोक पाए। और उस्मान से वो कहता है कि अब इन आतंकवादियों ने मेरे घर पर हमला किया है और अब वो इनको नहीं छोड़ेगा। और जब वो घर पहुंचता है तो वो यालिनी से कहता है कि वो अब लियारी पर कब्जा करना चाहता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाए, लेकिन यालिनी वहाँ से नहीं जाती और उसी के साथ ही रुकती है। अब आगे देखते हैं हम 2009 का सीन, जब प्रेसिडेंट जमील की जगह रहमान का नाम इलेक्शंस में नॉमिनेट कर देते हैं और ये देखकर जमील बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ये सब कुछ इकबाल की मेहरबानी की वजह से हुआ था, क्योंकि 26/11 के हमले के बाद उसने ही प्रेसिडेंट से रहमान की सिफारिश की थी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमजा यालिनी से कहकर जमील को अपने घर बुलाता है और उसे समझाता है कि आपने हमेशा गलत लोगों का साथ लिया है, जैसे पहले रहमान, फिर असलम, अब अरशद पप्पू, जो आपसे कभी भी ताकतवर बन सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमेशा उसका साथ लें जो आपका अपना हो, सगा हो। यानी वो सीधे सीधे यालिनी का हाथ जमील से मांग रहा था। हमजा जमील के सामने उस वीडियो को भी डिलीट कर देता है जिसको दिखाकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि यालिनी और हमजा की शादी हो रही है और उसकी शादी में इकबाल और रहमान भी आए हुए हैं और वो इंडिया की बुराई कर रहे हैं। यहाँ पर इकबाल और ज़्यादा बंदूकों की डिमांड रहमान से करता है
और रहमान भी इसके लिए हाँ कर देता है और हमज़ा को डिलीवरी की डेट डायरी में से देखकर बताने के लिए कहता है जिस दिन उससे कोई काम ना हो। टाइम सभी नशे में थे, इसलिए हमज़ा 9 अगस्त का समय चुनता है जिस दिन रहमान ने पाइपलाइन के उद्घाटन के लिए भी जाना है। अगले दिन हमज़ा अकेला ही शिरानी से मिलने चला जाता है सामान की लिस्ट लेकर। वहाँ वो देखता है कि बलूचों के सैकड़ों बच्चे मर गए हैं क्योंकि आईएसआई वालों ने पानी में जहर मिला दिया था। हमें 9 अगस्त पाइपलाइन के उद्घाटन वाला दिन दिखाया जाता है जब शिरानी की तरफ से रहमान की बंदूक को कॉल आती है कि वो बंदूकों की डिलीवरी लेकर उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच चुका है। अब क्योंकि डिलीवरी की डेट जब उस दिन सब नशे में थे तो हमज़ा ने तय की थी, इसीलिए किसी को कुछ याद नहीं था। इसीलिए आधे बंदूकों की डिलीवरी लेने के लिए चले जाते हैं और कुछ एक लोग रहमान के साथ वहीं रुकते हैं हमज़ा के साथ। आगे हम देखते हैं कि हमज़ा ड्राइव करके रहमान को पाइपलाइन के उद्घाटन के बाद घर लेके जा रहा है और वो सभी सो गए हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर वो गलत रास्ते से उनको लेके जाने लगता है। वह आँख खुलने पर रहमान को थोड़ा हमज़ा पर शक होता है, इसीलिए वो गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी हमज़ा गाड़ी नहीं रोकता और तेज़ भगाना शुरू कर देता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें हमज़ा, जमील और असलम तीनों मिलकर रहमान को मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन असलम को हमज़ा पर भरोसा नहीं था। लेकिन फिर जमील के कहने पर कि ये मेरा दामाद है तो असलम उस पर भरोसा कर लेता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रहमान ने गाड़ी चलाते हुए हमज़ा पर हमला कर दिया है और गाड़ी के अंदर फाइट शुरू हो गई है, जिस कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हमज़ा और रहमान और उसके सारे आदमी घायल हो जाते हैं। घायल हमज़ा गाड़ी से निकलकर जंगल की ओर भाग जाता है और अब तक वो असलम भी मौके पर पहुंच चुका था और रहमान पर वो हमला कर देता है। रहमान का साथी पुलिस वालों को संभालता है और रहमान हमज़ा के पीछे जंगल की ओर भाग जाता है। असलम रहमान को जंगल की ओर भागते हुए देख लेता है, इसीलिए असलम भी उसके पीछे भागता है। अब हम देख रहे हैं कि जंगल में सबसे आगे हमज़ा, उसके पीछे रहमान और उसके पीछे असलम भाग रहे हैं। आगे इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और असलम रहमान के गले पर गोली मारता है और फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमज़ा असलम को बता रहा होता है कि उसे रहमान के गले पर गोली मारनी है ताकि वो कुछ समय तक जिंदा रहे और हॉस्पिटल पहुंच जाए, ताकि लोगों को लगे कि असलम ने रहमान को गोली मारी है और हमज़ा ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि हमज़ा रहमान को अपनी पीठ पर उठाकर जंगल में भागते हुए रोड तक ले आता है और वहाँ पर लिफ्ट मांग रहा होता है और एक रिक्शा वाला से लिफ्ट लेकर वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचकर रहमान अपना दम तोड़ देता है और अब सबको ऐसा ही लगता है कि असलम ने भी रहमान को मारा है और हमज़ा ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। हमज़ा खून में लथपथ होकर घर पहुंचता है और हमें एक फ्लैशबैक में हमज़ा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी बताया जाता है, जो किसी जेल में है और सानियाल ने जिसे मिशन धुरंधर के लिए सिलेक्ट किया था। प्रेजेंट में हमज़ा एक डायरी निकालता है जिसमें वो बड़े साहब के आगे क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये बड़े साहब शायद वही हैं जो जिनके लिए इकबाल काम करता है और असलम ने भी बताया था कि वो सस्पेंडेड पीरियड में किसी बड़े साहब के लिए काम करता था। तो ये बड़े साहब कौन हैं ये देखेंगे हम मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।